कैसे हैं आप लोगों का हमारे चैनल होम साइंटिस्ट क्रिएटर पर स्वागत है। तो आज हम लोग इस क्लास में कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो हम लोग पहले की क्लास में ये टॉपिक कवर कर चुके हैं। तो अगर आप लोगों ने ये पहले की क्लासेस नहीं देखी हैं, जो खाद्य गुणवत्ता और खाद्य सुरक्षा से संबंधित टॉपिक था, उसको हम लोगों ने पहले की 3 पार्ट में पूरा कवर किया है और इसमें से कुछ संगठन और WTO जैसे विश्व व्यापार संगठन, इसको भी एक वीडियो में पूरा डिस्कस किया है। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके वो वीडियो देखिए और ये एमसीक्यू क्वेश्चन करने की कोशिश करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। और इसकी फुल फॉर्म होती है, बहुत से संगठन है, उनका ईयर है और वो कौन से हैं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय, ये सब पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए इन क्वेश्चन को देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है और इस कौन से क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। तो देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन पहला है। तो पहला क्वेश्चन है, किसी खाद्य पदार्थ की विभिन्न परिस्थितियों में किसी भी प्रकार की क्षति अथवा संकट उत्पन्न करने की क्षमता को उस पदार्थ की कौन सी क्षमता कहा जाएगा। किसी खाद्य पदार्थ की विभिन्न परिस्थितियों में विभिन्न प्रकार की क्षति और संकट उत्पन्न करने की क्षमता को क्या कहा जाता है। पहला है गुणवत्ता, दूसरा है सेल्फ लाइफ, तीसरा है स्वाद, चौथा है विषैलापन। तो इसमें क्या कहा जाएगा गाइस? तो इसमें कहा जाएगा, इसका विषैलापन कहा जाता है। क्षति और संकट उत्पन्न करने की क्षमता को उस पदार्थ का विषैलापन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि रासायनिक खतरा का क्या तात्पर्य। रासायनिक खतरे का क्या तात्पर्य है? वे रासायनिक हानिकारक पदार्थ जो खाद्य पदार्थों में जाने अनजाने मिला दिए जाते हैं। पहला ये है। दूसरा है, जो प्राकृतिक रूप से खाद्य पदार्थ में नहीं पाए जाते हैं, जो खाद्य पदार्थों में पहले से उपस्थित होते हैं। अगला है चौथा, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें गाइस कौन सा होगा? इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? प्लीज़ कोशिश करिए आंसर देने की। तो इसमें होगा कि रासायनिक खतरा का तात्पर्य होता है वे रासायनिक व हानिकारक पदार्थ जो खाद्य पदार्थ में जाने अनजाने मिला दिए जाते हैं। ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा है। गाइस हम लोगों ने 2 क्वेश्चन कर लिए हैं और इसमें अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा होगा। इसके 2 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा है। तो इसमें अगला क्वेश्चन है कि खाद्य पदार्थों में ऐसे सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति से विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। ऐसे जीवाणुओं को भी कहा जाता है, मतलब ऐसे जीवाणुओं को क्या कहा जाता है? जिन जीवाणुओं से खाद्य पदार्थों में सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति से विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न होंगे। तो ऐसे सूक्ष्म जीवाणुओं को क्या कहा जाएगा? पहला है खाद्य जनित जीवाणु, दूसरा है खाद्य जनित विषाणु, तीसरा है खाद्य जनित कीट और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो ऐसे जीवाणु जो खाद्य पदार्थ में रोग उत्पन्न करेंगे और उसमें खाद्य पदार्थों में ऐसे सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति जो विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न करते हैं, तो ऐसे जीवाणुओं को खाद्य जनित रोगाणु कहा जाता है। तो इसमें पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं कि कौन सा है। अगला है, जीव मुख्य रूप से जंतुओं की आंतों में पाया जाता है या कच्चे दूध और अंडे में भी पाया जाता है। ऐसा कौन सा जीव है जो जंतुओं की आंतों में भी पाया जाता है और कच्चे दूध और कच्चे अंडे में भी पाया जाता है? तो उसमें से पहला ऑप्शन है HIV, दूसरा है साल्मोनेला, तीसरा स्टेफिलोकोकस ऑरियस, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन गाइस सही हो जाएगा? तो बताने की कोशिश करें तो ऐसा जीवाणु जो मुख्य रूप से जंतुओं की आंतों में पाया जाता है और कच्चे अंडे और दूध में पाया जाता है, उसको साल्मोनेला कहा जाता है। साल्मोनेला ऐसा जीवाणु है जो कच्चे दूध, अंडे और जंतुओं की आंतों में पाया जाता है। तो अगला क्वेश्चन है कि स्टेफिलोकोकस ऑरियस नामक जीवाणु, यह जीवाणु डैश से बीच में तथा डॉट तथा फिर डैश में पाया जाता है। ये जीवाणु कहाँ पाया जाएगा? सिर्फ जल में, सिर्फ हवा में, जमीन व हवा में, हवा या जल में? तो ये जीवाणु कहाँ पर पाया जाता है? मुक्त रूप से ये जीवाणु हवा तथा जल में पाया जाता है। इसमें ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने कौन से वर्ष में खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम PFA लागू किया था? तो पहला ऑप्शन 1957, 1956, 1955, 1954। तो कब लागू किया था भारत सरकार ने? तो इसमें ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 1954 में लागू किया था। अगला क्वेश्चन है, ISO का विस्तृत रूप क्या है? ISO का विस्तृत रूप या फुल फॉर्म पूछा गया है इसमें। तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। अगला इंटरनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनल स्टडी ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टडी। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो गाइस इसमें ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। हम लोगों ने इसकी फुल फॉर्म पढ़ी थी और इसका हिंदी में नाम भी जाना था, तो इसमें ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन CAC कौन सी संस्था है? तो ये बताना है कि कौन सी संस्था है। तो इसका शॉर्ट फॉर्म होता है CAC, कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन, इसका फुल फॉर्म होता है। तो इसमें पहला है अंतर सरकारी संस्था, सरकारी संस्था, गैर सरकारी संस्था, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें गाइस कौन सी संस्था है ये? तो इसमें ये अंतर सरकारी संस्था है। इसमें ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व व्यापार
संगठन WTO की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? इसको वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन भी इंग्लिश में कहा जाता है। इसका फुल फॉर्म होता है इंग्लिश में, और हिंदी में विश्व व्यापार संगठन को कहा जाता है। तो ये कब स्थापित किया गया था? पहला है 1951, 1955, 1953, 1957। तो इसमें कौन सा ऑप्शन गाइस सही हो जाएगा? तो इसमें सही हो जाएगा 1955 में ये आया था और इसकी स्थापना करी गई थी। अगला क्वेश्चन है GMP का फुल फॉर्म होता है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। तो ये इसका फुल फॉर्म होता है, इसका शॉर्ट फॉर्म है को एक अच्छा व्यावसायिक माध्यम माना जाता है। क्योंकि GMP को एक अच्छा व्यावसायिक माध्यम माना जाता है, लेकिन क्यों माना जाता है इसके बारे में बताना है आपको। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो पहला है निर्माताओं उत्पादकों द्वारा उत्तम निर्माण पद्धतियों का अनुपालन करने से उपभोक्ताओं के मन में उस उत्पाद कंपनी के प्रति विश्वसनीयता बढ़ती है, इसके लिए किया जाता है। इससे व्यवसाय के अवसर बढ़ जाते हैं, इसके लिए किया जाता है। ये एक सस्ता माध्यम है और इनमें से कोई नहीं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन गाइस सही हो जाएगा? GMP का प्रयोग क्यों किया जाता है? व्यावसायिक माध्यम कैसा माध्यम माना जाता है? तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसमें ये पहला ऑप्शन सही हो जाएगा कि उत्पादक द्वारा उत्तम निर्माण पद्धतियों का अनुपालन करने से उपभोक्ताओं के मन में उस उत्पाद कंपनी के प्रति विश्वसनीयता बढ़ती है। तो इसमें ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा है। अगला क्वेश्चन है खाद्य पदार्थों में रासायनिक दूषण संकट का प्रमुख कारण क्या है? खाद्य पदार्थों में रासायनिक दूषण और संकट उत्पन्न करने का प्रमुख कारण क्या है? तो पहला है विषैली धातुएं, तीसरा है रेशेदार जूट, दूसरा है रेशेदार जूट, तीसरा है फफूंदी, चौथा है उपरोक्त सभी। तो खाद्य पदार्थों में रासायनिक दूषण और संकट उत्पन्न करने का प्रमुख उदाहरण कौन सा है? तो इसमें पहला ऑप्शन सही हो जाएगा गाइस, पहला है विषैली धातुएं। तो ये वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। खाद्य पदार्थों में रासायनिक दूषण और संकट उत्पन्न करने का कारण विषैली धातुएं होती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि कौन सा है। 12 क्वेश्चन 11 क्वेश्चन तक हमने कर लिया है। 12 क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा है। खाद्य जनित सूक्ष्म जैविक रोगों में वृद्धि का मुख्य कारण है। खाद्य जनित सूक्ष्म जैविक रोगों में वृद्धि का मुख्य कारण कौन सा है? सूक्ष्म जीवों की अनुकूलन क्षमता में वृद्धि, लोगों में प्रतिजैविक अवरोधकता, परिवर्तित मानवीय सुग्रहिता, उपरोक्त सभी। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसमें उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन गाइस सही हो जाएगा। ये क्या है? ये सभी वृद्धि के कारण है खाद्य जनित जैविक रोगों में। तो इसमें ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा है। अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन ISO विश्व के विभिन्न देशों की राष्ट्रीय मानक संस्थाओं का क्या है? कौन सा संगठन है? कौन सा यह संघ है? तो पहला अंतर्राष्ट्रीय संघ है, अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी संघ है, अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संघ है, उपरोक्त सभी। तो इसमें ये कौन सा संघ है? ISO अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन विश्व का कौन सा संघ है? तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संघ है। इसमें ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा। अगला, एक प्रभावी खाद्य नियंत्रण प्रणाली में निम्न का होना आवश्यक है। एक प्रभावी खाद्य नियंत्रण प्रणाली में किसका होना आवश्यक है? तो पहला है इसमें खाद्य निरीक्षण का, उत्तम निर्माण एवं हस्तांतरण पद्धतियों का, तीसरा है विश्लेषणात्मक क्षमता का, और चौथा है उपरोक्त सभी का। तो एक प्रभावी खाद्य नियंत्रण प्रणाली में इन चारों का होना आवश्यक है। तो इसमें गाइस इसमें उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये सभी होने आवश्यक है, इन सभी बिंदुओं का होना एक खाद्य नियंत्रण प्रणाली में होना बहुत ही आवश्यक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कौन। हम लोगों ने 14 क्वेश्चन तक कर लिया है। 15वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि कौन सा है। तो इसमें पहला है कि खाद्य उत्पाद की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए निर्माण की प्रक्रिया के दौरान खतरों की पहचान करने का साधन है। खाद्य उत्पाद की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए निर्माण की प्रक्रिया के दौरान खतरों की पहचान करने का मुख्य साधन कौन सा है? तो इसमें पहला है कि उत्तम निर्माण पद्धति GMP, दूसरा है उत्तम हस्तांतरण पद्धति, और तीसरा है संकट विश्लेषणात्मक नियंत्रण बिंदु, और चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसमें उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा गाइस। खाद्य नियंत्रण, खतरों की पहचान करने का मुख्य साधन, ये सारे हैं। इन सारे बिंदुओं के द्वारा हम खाद्य उत्पादक की गुणवत्ता में खतरों की पहचान कर सकते हैं। ये सभी साधन क्या है? वो खतरों की पहचान करने के साधन है। अगला क्वेश्चन है, किस प्रक्रिया से यह सुनिश्चित किया जाता है कि खाद्य पदार्थ उपयोग के लिए सुरक्षित है, यानी उपभोक्ताओं को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाएगा? कि कौन सी प्रक्रिया है जो ये सुनिश्चित कर देगी कि जो भी भोज्य पदार्थ उपभोक्ता ग्रहण कर रहा है, जो भी उपभोग कर रहा है, वो उसके स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित और उसको नुकसान नहीं पहुँचाएगा? तो ये इसमें पहला हो जाएगा खाद्य सुरक्षा, खाद्य निरीक्षण, खाद्य मिलावट, उपरोक्त सभी। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा गाइस? तो इसमें ये ऑप्शन सही हो जाएगा कि खाद्य सुरक्षा।
खाद्य सुरक्षा क्या है, ये सुनिश्चित कर देता है कि जो भी भोजन उपभोक्ता ग्रहण कर रहा है, खाद्य पदार्थ ग्रहण कर रहा है, वो उसके स्वास्थ्य के लिए सही है। अगला क्वेश्चन है, लकड़ी, पत्थर, कीट के अंश, बाल इत्यादि किस खतरे के उदाहरण है? जो लकड़ी, पत्थर, कीट के अंश, बाल इत्यादि कौन से खतरे के उदाहरण होते हैं? पहला रासायनिक खतरा, भौतिक खतरा, जैविक खतरा, इनमें से कोई नहीं। तो ये हम लोगों ने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था और इसके चित्र भी देखे थे, इसके डायग्राम के माध्यम से भी समझने की कोशिश करी थी। तो इसमें कौन सा ऑप्शन गाइस सही होगा? तो जो भी लकड़ी, पत्थर, कीट के अंश, ये क्या होते हैं? बाह्य कारक होते हैं जो बाह्य वातावरण से भोजन में प्रवेश करते हैं। तो इसमें ये भौतिक खतरा हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि 18 वर्ष 2017 में देश कोडेक्स वर्ष 2017 में कितने देश थे? तो देश कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन के सदस्य थे। कितने देश कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन के सदस्य थे? तो इसमें पहला है 187, 182, 189 और इसमें फिर से 189 हो जाएगा। इसमें 188 है, इसको थोड़ा सा सही कर लीजिएगा। इसमें 188 है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसमें 187 देश क्या थे? इसके सदस्य थे। वर्ष 2017 में कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन के 187 देश सदस्य थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन है कि किसी खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता का निर्धारण करते समय उसके निम्न गुणों का आकलन किया जाता है। तो इसमें पहला ऑप्शन है सकारात्मक गुणों जैसे सुगंध, रंग, बनावट। दूसरा है नकारात्मक गुणों जैसे सड़ना, संदूषण। तीसरा है अपमिश्रण, खाद्य सुरक्षा, खतरे। चौथा है उपरोक्त तो सभी। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा गाइस? तो किसी खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता का निर्धारण करते समय उसके निम्न गुणों का आकलन किया जाता है। तो इसमें इसके सभी गुणों का आकलन किया जाता है। तो इसमें उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सुनिश्चित क्या सुनिश्चित करता है? क्या सुनिश्चित करती है कि खाद्य पदार्थों का हस्तनन करने वाले सभी व्यक्तियों को स्वास्थ्य संबंधी आदतें अच्छी हैं। मतलब जो भी खाद्य पदार्थों का हस्तनन कर रहे हैं उन सभी व्यक्तियों की स्वास्थ्य संबंधी आदतें अच्छी हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन है कि उत्तम हस्तनन पद्धतियाँ, उत्तम निर्माण पद्धतियाँ और ए बी दोनों, यदि कोई इनमें से कोई भी नहीं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसमें पहला ऑप्शन सही हो जाएगा उत्तम हस्तनन पद्धतियाँ, GHP, गुड हैंडलिंग प्रैक्टिसेस। ये वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। जो खाद्य पदार्थों का हस्तनन सभी व्यक्तियों की स्वास्थ्य संबंधी अच्छी आदतों का सुनिश्चित करती हैं कि ये सभी व्यक्तियों की खाद्य संबंधी आदतें अच्छी हैं। अगला क्वेश्चन है PFA का फुल फॉर्म क्या है? तो PFA का फुल फॉर्म क्या है? तो पहला है प्रिवेंशन ऑफ फेयर एक्ट, दूसरा है प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट, तीसरा है प्रिवेंशन ऑफ फैकल्टी एक्ट, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? PFA का फुल फॉर्म क्या होता है? इसको हम लोगों ने बहुत अच्छे से जाना था, ये एक्ट कब आया था ये भी आगे देख लिया है। तो PFA का फुल फॉर्म होता है प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा है। अगला क्वेश्चन है कि हैकअप, HACCP का विस्तृत रूप क्या होता है? हैकअप को हम लोगों ने बहुत अच्छे से जाना था और ये क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म ये भी सब जान ली थी। तो इसमें पहचानना है कि कौन सी इसकी फुल फॉर्म है, वो भी सही है। तो पहला हैजार्ड एंड साइट्रस कंट्रोल पॉइंट, दूसरा है हैजार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट, तीसरा है हैजार्ड एनालिसिस सेंट्रल कंट्रोल पॉइंट, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा गाइस? तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो हम लोगों ने बहुत अच्छे से जाना था कि हैजार्ड का मतलब होता है हैजार्ड का मतलब होता है, इसको थोड़ा सही करते हैं, हैजार्ड का मतलब होता है हैजार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट। तो इसमें ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा है। कौन सा कथन HACCP का महत्व के संदर्भ में सत्य है? कौन सा कथन ये सुनिश्चित करता है कि ये हैकअप के बारे में सही कथन कह रहा है, सही बातों को दर्शा रहा है? तो इसमें पहला हो जाएगा खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने का उपागम है, या अधिक समय लेने वाले था महंगी प्रक्रिया, या निरीक्षण था परीक्षण के दौरान कोई भी समस्या केवल तभी पकड़ में आती है जब वह उत्पन्न हो जाती है, उपरोक्त तो सभी। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा गाइस? तो इसमें से सही हो जाएगा कि हैकअप के महत्व के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें से ये सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग। तो इसमें ये सही हो जाएगा, निरीक्षण तथा परीक्षण के दौरान कोई भी समस्या केवल तभी पकड़ में आती है जब वह उत्पन्न हो जाती है। तो हैकअप इस कथन को क्या करता है? संदर्भित करता है। अगला क्वेश्चन है कि खाद्य पदार्थ में खाद्य विषाक्तता के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो इसको देखते हैं कि कौन सा। तो गाइस ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 है, जिसमें है कि खाद्य विषाक्तता फूड पॉइजनिंग के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो पहला है कई जीवाणु हानिकारक आविष उत्पन्न करते हैं,
जो जीवाणु रोगाणुओं के नष्ट हो जाने पर भी खाद्य पदार्थों में बने रहते हैं। आमतौर पर जीवाणु आविश तभी उत्पन्न करते हैं जब खाद्य पदार्थ में ना हो तो अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडा है। तो खाद्य पदार्थों में उपस्थित आविश को किसी विशेष प्रकार की गंध, दिखावट अथवा स्वाद द्वारा नहीं पहचाना जा सकता है। उपरोक्त सभी, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा गाइस, ये आप लोगों का होमवर्क है और ये इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा। तो अगर आप लोगों ने इस क्लास की पहले से थेवरी तीनों क्लास देखी होंगी तो आप लोग इसका ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन ज़रूर दे पाएंगे। तो अब मिलते हैं नई क्लास में नई वीडियो के साथ। और अगर आप लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो ऐसे जुड़े रहिए और आप लोगों को सारे टॉपिक, अच्छे टॉपिक, बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में इंपॉर्टेंट जितने भी टॉपिक हैं वो कंप्लीट कराए जाएंगे। एग्ज़ाम से पहले सारा कोर्स कवर करवा दिया जाएगा और सारे MCQ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस के लिए करवाए जाएंगे। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नई क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।